दोस्तों आज के वीडियो में हम 14 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जो लास्ट 6 मंथ का हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो बनाया था तो उसकी PDF तैयार की जा चुकी है और जिसको भी PDF प्राप्त करनी है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF की जो शुल्क है वो नाम मात्र के लिए सिर्फ 21 रुपये इसकी शुल्क रखी गई है। और इस PDF में हमने हर एक क्वेश्चंस को डिटेल से विस्तार पूर्वक बताया है। और ये जो PDF है ये 51 पेज की है। कितनी है? 51 पेज की ये PDF है और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 140 प्लस इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस की संख्या है। तो इस PDF को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन पांडव टीला अब आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है, यह किस जिले में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, मेरठ की राखी त्यागी अपने किस खिलाड़ी के साथ ओलंपिक में कोच के रूप में शामिल होंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कमलप्रीत। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 लोगों की। अगला क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं सुधांशु मित्तल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम से भारत के किस राज्य तक की पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुंची? तो ये पहुंची है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है विनय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माधव मोघे। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे माधव मोघे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इटली ने। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एस्ले बार्टी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्प के काटने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा। और अब सर्पदंश से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप के काटने से होने वाली मृत्यु को जो है राज्य आपदा घोषित कर दिया है। और अगर किसी भी व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और शासनादेश जारी किया है जिसके अनुसार सर्प के काटने के बाद मृतक के विसरा जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सिर्फ पोस्टमार्टम कराना होगा और इसकी जानकारी अपने गांव के लेखपाल को देनी होगी। और 7 दिन के अंदर जो पीड़ित परिवार है सहायता राशि का भुगतान उसे कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? तो ये किया है 6 करोड़ रुपए देने का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। योगी सरकार ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए
सिल्वर मेडल पाने वालों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देगी। ओलंपिक में टीम खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर, यहाँ पर दोस्तों मेडल होगा, जीतकर लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य लाने पर 1 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया। खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से योगी सरकार ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देगी। खूब खेलो खूब बढ़ो मिशन को लेकर यूपी में खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार बहुत मदद दे रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा एकल खेलों में अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 4 करोड़ रुपए और अगर कांस्य पदक जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर ओलंपिक में टीम खेलों में कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उन खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य लाने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दुहाई से मेरठ कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 2024 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव एवं एनसीईआरटी के चेयरमैन दुर्गा शंकर मिश्रा ने दावा किया कि भारत के प्रथम रीजनल ट्रांजिट सिस्टम के पहले कॉरिडोर पर दुहाई से साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर हिस्से में रैपिड रेल का संचालन दिसंबर 2022 से शुरू कर देंगे। हालांकि इस हिस्से पर रैपिड रेल संचालित करने का लक्ष्य 2023 है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में मेरठ तक रैपिड रेल संचालित हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो प्रथम रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की रैपिड रेल है, इसका संचालन जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ तक कब तक हो जाएगा? तो दुहाई से मेरठ के बीच ये 2024 तक इसका संचालन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो रीजनल ट्रांजिट सिस्टम की रैपिड रेल है, ये उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक और सुरक्षित रीजनल रेल सेवा है। ये सड़क जाम, ऊर्जा उपभोग और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। और दोस्तों ये जो रेल है ये मेट्रो ट्रेन से 3 गुना तेज इसकी रफ्तार होगी, जिससे कि समय की काफ़ी बचत होगी। और दोस्तों ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि बेगमपुल मेरठ से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है वर्तमान में, लेकिन इस रैपिड रेल की सहायता से जब इसका विकास हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट में ये दूरी तय की जा सकती है। इसी प्रकार दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जबकि इस ट्रेन के माध्यम से 60 मिनट में वहां पहुंचा जा सकेगा। तो ये जो रीजनल ट्रांजिट सिस्टम पर आधारित रैपिड रेल है, इसका संचालन जो है मेरठ तक कब तक हो जाएगा? तो 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिसके बाद ट्विटर ने उन्हें T20 का सचिन तेंदुलकर करार दिया। गेल ने तीसरे T20 आई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतने वाले अर्धशतक के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। गेल के नाम फिलहाल 431 T20 मैचों में 14,038 रन हैं। वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा छक्के और चौके जड़े हैं। गेल ने 1028 छक्के और 1083 चौके लगाए हैं। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है? तो किरोन पोलार्ड ये दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 545 मैचों में 10,836 रन बनाए हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो विराट कोहली जो है इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं, जिन्होंने 9,922 रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्रिस गेल जो है ये ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन किए। कुल मिलाकर के इनके जो रन है वो कितने हैं? तो 431 T20 मैचों में इन्होंने 14,038 रन बनाए हैं। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर क्रिस गेल।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10%। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि विश्व भर में लगभग 10% लोग जो है वो कुपोषण के शिकार हुए। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? तो 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शेर बहादुर देउबा। उच्चतम न्यायालय के दखल देने के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को आधिकारिक तौर पर 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ राष्ट्रपति दफ्तर शीतल निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 75 वर्षीय वरिष्ठ राजनीतिक नेता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिमी नेपाल के दादेलधुरा जिले के एक सुदूर गांव में 13 जून 1946 को शेर बहादुर देउबा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बन गए हैं? तो शेर बहादुर देउबा जो है ये नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब दोस्तों इससे पहले ये कब प्रधानमंत्री बने थे? तो पहली बार ये 1995 कब? 1995 से लेकर के 1997 तक प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार ये 2001 से 2002 कहाँ तक? 2001 से लेकर के 2002 तक बने और तीसरी बार ये 2004 से 2005, 2004 से 2005 तक ये प्रधानमंत्री बने और चौथी बार ये 2017 से 2018 तक ये प्रधानमंत्री रहे और अब ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं शेर बहादुर देउबा जो नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो शेर बहादुर देउबा और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोग्रामिंग उद्यान स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन यानी गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत रविवार को हुई। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते। इसमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल है। यह देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान है जिसे इन प्रजातियों के पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए तैयार किया गया है। इस उद्यान के माध्यम से इस समूह के पौधों के बारे में लोगों को जागरूक करने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग जो उद्यान है वो कहां पर बनाया गया है? तो ये तैयार किया गया है उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में। अगला क्वेश्चन है, किसने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने जीता। समीर बनर्जी ने इंग्लैंड क्लब में विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम की।
समीर बनर्जी ने जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिलोव को हराकर यह खिताब अपने नाम दर्ज किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी ने अपने हंगर हैज नो रिलीजन अभियान के तहत करीब 1500 से अधिक लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने के लिए यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है ये किसने जीता है, तो ये दिया गया है हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। और इन्हें ये क्यों दिया गया है, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था हंगर हैज नो रिलीजन, और उसके तहत इन्होंने प्रतिदिन करीब 1500 से अधिक लोगों को भोजन कराया। तो इसी के लिए यूके के शीर्ष पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के खिलाड़ी मैटियो बेरेटिनो को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम दर्ज किया, जबकि विंबलडन पुरुष एकल के उपविजेता मैटियो बेरेटिनी रहे, जबकि महिला एकल का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता। विंबलडन पुरुष युगल का खिताब निकोला मैकटिक और मैट पावक, जबकि महिला युगल हसी सुवेई और एलिस मर्टेंस ने जीता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के खिलाड़ी मैटियो बेरेटिनो को हरा करके पुरुष एकल का खिताब अपने नाम दर्ज किया। और अगर महिला एकल की बात की जाए तो ये खिताब एस्ले बार्टी ने जीता है। तो दोस्तों ये थे 14 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, जुलाई 2021 में स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कहां बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है आगरा, सी है वाराणसी और डी है बेंगलुरु। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।